दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भूगोल के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में प्रस्तुत है अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आज की वीडियो में हम हिमालयी नदियों के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी अपवाह तंत्र में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भूगोल विषय से आयोजित किए जाने वाले अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ बिहार, राजस्थान, एमपी और उत्तराखंड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले जानते हैं अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं। दोस्तों, अपवाह तंत्र क्या है तो आप जान लीजिए। अपवाह तंत्र किसी निश्चित क्षेत्र में जल के प्रवाह के लिए नदियों के तंत्र या रिवर सिस्टम से संबंधित है। इसके अंतर्गत एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा जल को एक दिशा प्रदान की जाती है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है और इन वाहिकाओं के जाल को ही अपवाह तंत्र कहते हैं। प्रश्न ये है कि बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है तो इसको जल संभर कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामान्य जानकारी के लिए है। नदी द्रोणी आता है या जल संभर आता है तो बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र इसको नदी द्रोणी कहा जाता है, याद रखिएगा। और जल संभर छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को कहा जाता है। अपवाह तंत्र के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं इनको जानते हैं। अपवाह तंत्र को निर्धारित करने वाले तत्वों में स्थलाकृति, ढाल प्रवणता, जल की मात्रा, बहाव की अवधि और चट्टानों की प्रकृति और संरचना ये महत्वपूर्ण कारक हैं जो अपवाह तंत्र को निर्धारित करते हैं। अपवाह प्रतिरूपों के बारे में जान लेते हैं। तो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की नदियां कौन कौन सी हैं भारत में। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप की नदियों में गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। अरीय अपवाह के प्रतिरूप की नदियों में अमरकंटक से निकलने वाली नदियां नर्मदा और सोन नदी ये अरीय अपवाह प्रतिरूप को दर्शाती हैं। देखिए, नीलगिरी और पिथौरागढ़ की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं तो ये वलयाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, जो नदियां नीलगिरी और पिथौरागढ़ की पहाड़ियों से निकलती हैं। एक और प्रश्न है कि पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं तो ये समानांतर अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अगला प्रश्न है, झील या गर्त में विसर्जित नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। और इसी तरह विंध्य की पहाड़ियों और पलामू क्षेत्र की नदियां किस प्रकार का अपवाह बनाती हैं तो ये आयताकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। देखिए, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसे प्रतिरूप को क्या कहते हैं। ऐसे प्रतिरूप को जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। जब मुख्य नदी एक दूसरे के समानांतर बह रही हों और सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हों तो ऐसा प्रतिरूप जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कहलाता है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति और भौगोलिक आधार पर भारतीय नदियों को कितने अपवाह तंत्र में बांटा जाता है तो 2 अपवाह तंत्र में बांटा गया है उत्पत्ति और भौगोलिक आधार पर। एक तो हिमालयी नदियों का अपवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह तंत्र। तो ये उत्पत्ति और भौगोलिक दृष्टि से भारतीय नदियों के 2 अपवाह प्रतिरूप हैं। पहला अपवाह तंत्र हिमालयी नदियों का और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियों का, और इसके कारण अध्ययन में भी आसानी होती है।
अगला प्रश्न है, वे नदियाँ जो सामान्य ढाल का अनुसरण करती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कॉन्सिक्वेंट रिवर्स या अनुवर्ती नदियाँ कहलाती हैं, ऐसी नदियाँ जो सामान्य ढाल का अनुसरण करती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदियाँ क्या कहलाती हैं? तो इनको परवर्ती नदी कहते हैं, मुख्य अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली नदी को। अगला है, दिहांग, दिवांग और लोहित नदियाँ किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं? तो ये क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, दिहांग, दिवांग और लोहित नदियाँ। अगला प्रश्न है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज किस प्रकार की नदी के उदाहरण हैं? तो ये पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। वे नदियाँ जो स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती क्या कहलाती हैं? तो ये पूर्वारोपित नदियाँ कहलाती हैं। ऐसी नदियाँ जो स्थल खंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती वे पूर्वारोपित नदियाँ कहलाती हैं, याद रखिएगा। पूर्वारोपित नदियों के उदाहरण कौन से हैं? तो देखिए, स्वर्णरेखा, सोन, चंबल और बनास ये पूर्वारोपित नदियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, छोटी और तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं वो किसके उदाहरण हैं? तो ये समांतर अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है, छोटी और तीव्र नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में मिलती हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, हिमालय की नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में। तो हिमालयी नदियां 12 मासी या सदानीरा क्यों होती हैं? तो इन्हें जल की प्राप्ति वर्षा और हिम के पिघलने दोनों से होती है, इसलिए हिमालयी नदियों को 12 मासी या सदानीरा कहते हैं। हिमालयी नदियों की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो ये पर्वतीय भाग में गहरे गार्ज या खड्ड का निर्माण करती हैं, वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, छिप्रिकाएं और जलप्रपात का निर्माण करती हैं तथा मैदानी भाग में समतल घाटियां, गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, विसर्प और डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये हिमालयी नदियों की प्रमुख विशेषता है। आज की वीडियो में हम सिंधु नदी अपवाह तंत्र और इससे संबंधित नदियां तथा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? तो ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में कैलाश श्रेणी के बोखर और चू हिमनद में। सिंधु नदी भारत में किस स्थल से प्रवेश करती है? तो ये लेह के दमचोक से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, जबकि इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश श्रेणी के बोखर चू हिमनद से होता है। सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? तो भारत में ये 1114 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल लंबाई 2880 यानी 2880 किलोमीटर है, सिंधु नदी की कुल लंबाई। एक प्रश्न थोड़ा सा याद करने वाला है, सिंधु नदी में दाहिने तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? इसमें काबुल, कुर्रम, गोमल, तोची, बिबोआ, संगर आदि नदियां ये सिंधु नदी के दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। सिंधु नदी में बाएं तरफ से मिलने वाली कौन सी नदियां हैं? तो ये है जास्कर, सिगार, पंचनद आदि नदियां ये बाएं से मिलती हैं। देखिए, जास्कर, सतलज, श्योक और स्पीति का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण सबसे उत्तर में श्योक, उसके बाद जास्कर, फिर स्पीति और सतलज, ये इन नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। यहाँ पर इस मैप में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को यहाँ पर जो है मार्क करेंगे। सिंधु नदी आप देखिए, सिंधु नदी इसकी सहायक नदियों में सिंधु नदी जो है इसकी सहायक नदियों में सिंधु नदी जो यहाँ महत्वपूर्ण है, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज और ब्यास नदियाँ हैं। इसी तरह सांगपो नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सांगपो के नाम से तिब्बत में बहते हुई ये भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में बहती हुई बांग्लादेश की खाड़ी में गिरती है। तो इन्हीं दो नदियों के बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा यहाँ मैप में जो हिमालयी नदियाँ हैं उसमें गंगा नदी, यमुना नदी, शारदा नदी, घाघरा, गंडक और कोशी नदियाँ ये हिमालयी नदियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचनद नदियाँ
पंचनद नदियाँ आपस में मिलकर सिंधु से कहाँ संगम बनाती हैं, तो ये याद रखिएगा, ये जगह है पाकिस्तान का मीठनकोट। मीठनकोट में पंचनद ये नदियाँ मिलकर आपस में सिंधु से मिलकर संगम बनाती हैं। पंचनद में कौन सी नदियाँ शामिल हैं? सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। याद रखिएगा, सिंधु से संगम बनाने वाली पंचनद की नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम हैं। लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार भारत कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो ये 20%। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ये है चेनाब नदी, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आइए देखते हैं सतलज नदी तंत्र, जो सिंधु नदी अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ नदियों के बारे में। झेलम नदी, जिसको प्राचीन काल में बितस्ता कहा जाता था। प्रमुख दोआब जो पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में है। सिंधु सागर दोआब, ये सिंधु और झेलम के मध्य है। चाज दोआब झेलम और चेनाब के मध्य है। रचना दोआब रावी और चेनाब के मध्य है। बारी दोआब ब्यास और रावी के मध्य, और बिस्त सागर दोआब ब्यास और सतलज के मध्य स्थित है। झेलम नदी या वितस्ता का उद्गम कहाँ पर है? तो ये वेरीनाग के निकट शेषनाग झील, ये झेलम नदी का उद्गम है। बूलर झील से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो झेलम नदी बूलर झील से होकर प्रवाहित होती है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? श्रीनगर, याद रखिएगा, झेलम नदी के किनारे है। मंगला डैम का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मंगला डैम का निर्माण झेलम नदी पर हुआ है। तुलबुल और उरी परियोजनाएं किस नदी पर चलाई जा रही हैं? तो ये झेलम नदी पर। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत पाक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो झेलम नदी। बांस मंगल क्या है? तो पाकिस्तान में प्रवेश से पूर्व झेलम नदी द्वारा बनाई गई गहरी घाटी को बांस मंगल कहा जाता है। झेलम और रावी पाकिस्तान के किस स्थान पर चेनाब से मिलते हैं? तो ये स्थान है झंग, और वहीं पे झेलम और रावी ये पाकिस्तान में चेनाब से मिलती हैं। स्थल है झंग के पास। अगला प्रश्न है, किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये झेलम की सहायक नदी है। और करेवा घाटी कहाँ स्थित है? ये कश्मीर घाटी में। ये मिट्टी केसर की खेती के लिए विशेष उपयोगी है। अब आइए चेनाब नदी से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। इसको प्राचीन काल में अस्किनी कहा जाता था। चेनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चेनाब किसकी सहायक नदी है? तो चेनाब सिंधु की सहायक नदी है। बाड़ा लाचा दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है? तो चंद्र और भागा नदी, इन दो नदियों के मिलने से आगे चेनाब की उत्पत्ति होती है, लेकिन चेनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अगला है, चेनाब का भारत में अपवाह क्षेत्र कितना है? तो ये 21,808 वर्ग किलोमीटर चेनाब का अपवाह क्षेत्र है। कुल जो इसका अपवाह क्षेत्र है 29,050 वर्ग किलोमीटर का है। अगला प्रश्न है, चेनाब की भारत में लंबाई कितनी है? तो 1180 वर्ग किलोमीटर। 1180 किलोमीटर लंबाई है चेनाब की भारत में। चेनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण परियोजनाएं, तो बगलिहार परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना और दुलहस्ती परियोजना, ये सभी चेनाब नदी पर निर्मित हैं। अगला है, दूध गंगा नदी किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। और भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ये चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। अब आइए रावी नदी या परुशड़ी के बारे में जान लेते हैं। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आपको बताना है। तो रावी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी पर निर्मित प्रमुख परियोजनाएं कौन सी हैं? तो चमेरा, थीन, शाहपुर कंडी बांध परियोजना, ये रावी नदी पर निर्मित प्रमुख परियोजनाएं हैं। रावी नदी और चेनाब का संगम कहाँ है? तो ये सराय सिंधु पाकिस्तान में है। और चंबा घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, रावी नदी चंबा घाटी से प्रवाहित होती है। अब आइए ब्यास या बिपाशा नदी से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है आपका कि व्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा में है।
कुल्लू घाटी से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? ब्यास नदी है। धौलाधार श्रेणी के काती और लारगी में कौन सी नदी गार्ज का निर्माण करती है? तो ये ब्यास नदी है। ब्यास नदी मैदानी भाग में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो ये तलवाड़ा होशियारपुर जिले में ब्यास नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, हरिके नामक स्थान पर व्यास किस नदी से जा मिलती है? तो ये सतलज नदी से। हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी सतलज से मिलती है। हरिके बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकाली गई है। अगला प्रश्न है, पंचनद की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है? तो याद रखिएगा ये व्यास नदी है। अब आइए सतलज नदी के बारे में जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो ये राक्षसताल तिब्बत के पठार से सतलज नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी के समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो यह सतलज है। सतलज नदी भारत में किस जगह प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा सतलज नदी भारत में सिपकीला दर्रा के पास प्रवेश करती है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलज पर है। और एकमात्र पूर्ववर्ती नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है तो ये सतलज नदी है। सतलज नदी एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटकर या इनको अपरदित करके प्रवाहित होती है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, फिरोजपुर से फजिल्का पंजाब के बीच भारत पाकिस्तान सीमा से होते हुए कौन सी नदी बहती है? तो याद रखिएगा ये सतलज नदी है। अब देखिए सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बाद आइए ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्या है? तो ये चेमायुंगडुंग हिमानी है, मानसरोवर झील के पास है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो या यारलुंग का अर्थ क्या होता है? तो शुद्ध करने वाला, शुद्ध या पवित्र करने वाला सांगपो या यारलुंग का अर्थ है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम क्या हैं? तो ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम में देखिए अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से कब जाना जाता है? तो दिहांग नदी को जब ये दिबांग और लोहित नदी से मिल जाती है तो इसको दिबांग और लोहित के मिलने के बाद दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम का माजुली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर निर्मित है? तो नेशनल वाटरवेज संख्या 2 ये ब्रह्मपुत्र में सदिया से धुबरी तक जो है ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा ये 891 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि माजुली नदी द्वीप को किस वर्ष भारत का नदी द्वीपीय जिला घोषित किया गया? वर्ष 2016 में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के जलमार्ग का निर्माण करती है? तो ये गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धनसिरी, जिया, भरेली, पगलाडिया, पुथिमारी और संकोस नदियां ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की दाएं तट से सहायक नदियां कौन सी हैं? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, संकोस और तीस्ता ये ब्रह्मपुत्र की दाहिने तट की सहायक नदियां हैं। और बाएं तट की सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, मेघना, बराक ये ब्रह्मपुत्र की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। अगला है, लोहित नदी को किस उपनाम से जानते हैं? तो लोहित को खूनी नदी के नाम से जानते हैं। बराक नदी का उद्गम क्या है? बराक आप जानते हैं ये ब्रह्मपुत्र की बाएं तट से मिलने वाली नदी है। इसका उद्गम मणिपुर की पहाड़ियां हैं। तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो ये बराक और तुईवाई नदी के संगम पर मणिपुर में तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है।
अगला है लोकटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो ये मणिपुर में है। और एक प्रश्न देखिए, बांग्लादेश के विरोध के कारण कौन सी परियोजना विवादित है, तो तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना ये बांग्लादेश के विरोध के कारण विवादित है। अगला प्रश्न है देखिए, ब्रह्मपुत्र के अपवाह क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितनी प्राप्त होती है, तो लगभग 200 सेंटीमीटर। और बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तट अपरदन के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तट अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जुड़ी और उत्तर पूर्वी भारत की अन्य प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जानते हैं। कोपली जल विद्युत परियोजना ये असम में है। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं में मुख्य रूप से कामेंग जल विद्युत परियोजना, अपर लोहित जल विद्युत परियोजना, ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना, रंगा नदी जल विद्युत परियोजना और दमवे जल विद्युत परियोजना ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसी तरह दोयांग जल विद्युत परियोजना नागालैंड में है, रंजीत जल विद्युत परियोजना सिक्किम में, तुइरियल जल विद्युत परियोजना मिजोरम में, धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना मिजोरम में और तुईवाई जल विद्युत परियोजना ये मिजोरम में स्थित है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जुड़ी उत्तरी पूर्वी भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। अब आइए देख लेते हैं कि मानसून ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई और चौड़ाई कितने मीटर तक बढ़ जाती है। तो मानसून ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी की गहराई लगभग 10 मीटर से 8 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है। तो असम और पश्चिम बंगाल के बीच संकोस नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये सीमा निर्धारित करती है। और लास्ट क्वेश्चन है, संकोस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये भूटान के हिमालय श्रेणी में संकोस का उद्गम है, जो असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा निर्धारित करती है। तो दोस्तों, भूगोल के 1 लाख प्रश्नों में आज आपने अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। इसमें हमने हिमालयी नदियों के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।